हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव सिन्हा और स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस के अलावा यूट्यूब पे भी अपने वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे हमें चैप्टर वाइज ग्रामर सीखने को मिले। फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर और मेरी भी काफ़ी समय से इच्छा थी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग से ऑनलाइन करूं, तो मैं आज से ग्रामर के टॉपिक्स को लेकर आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। फ्रेंड्स, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो काफ़ी छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS के एग्ज़ामिनेशन हो, मतलब SSC और बैंक के ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आपके लिए एक चैप्टर हमेशा क्वेश्चन करके लाता है और वो चैप्टर है क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग को देखा जाए तो इसको पढ़ने के लिए पहले इसके मीनिंग को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे इसका नाम में ही स्पष्ट है, क्वेश्चन टैग्स, दैट मीन्स कि किसी भी सेंटेंस के अंत में हम एक क्वेश्चन को टैग कर देंगे। टैग करने का मतलब उसमें क्वेश्चन जोड़ने का काम करेंगे। जैसे क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है तो बात को कहने के बाद उसे डाउट होता है कि मैंने जो बात कही है वो बात सही है या नहीं है। मतलब वो एक डाउट को सामने वाले व्यक्ति के सामने रखकर ये जानना चाहता है, लिसनर से यह मालूम करना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वह बात सही तो है ना। जैसे मैंने कहा, मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, उसने चाय तो पी है ना, वह बाजार गया तो है ना, पापा जल्दी आओगे ना। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलने के बाद उसमें ना जोड़ने का काम करते हैं तो उसे ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखने का काम करता हूँ कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर। सौरभ इज राइटिंग अ लेटर। इस सेंटेंस में लिखा है कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में एक व्यक्ति एक स्टेटमेंट देखने का काम कर रहा है जहाँ पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अब इसके आगे व्यक्ति ने यहाँ पर एक क्वेश्चन जोड़ने का काम किया जिससे वह डाउट को एक्सप्रेस करेगा और वो सामने वाले व्यक्ति से यह जानना चाहेगा कि यह बात तो सही है ना। जैसे इस सेंटेंस में मैंने कहा कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका मतलब हुआ कि सौरभ लेटर लिख रहा है। लेकिन अगर मुझे डाउट है तो मैं ऐसे कहूँगा कि सौरभ लेटर लिख रहा है ना, सौरभ पत्र तो लिख रहा है ना। इस बात की जानकारी मुझे लिसनर से चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस सेंटेंस के आगे यहाँ पर क्वेश्चन टैग जोड़ना शुरू करूँगा। फ्रेंड, जैसे देखिए, ये जो पार्ट आपको दिखाई देता है, इस वाले भाग को ही क्वेश्चन टैग कहा जाता है। किसी भी सेंटेंस के बाद आपको जो पार्ट दिखाई पड़ता है, इस पार्ट को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं और इस क्वेश्चन टैग को हमें लिखने की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे या तो एरर बेस्ड में पूछे जाते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी इससे क्वेश्चन किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग जोड़ने के लिए आपको 2-3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको यहाँ का जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। मतलब पहली चीज़ कि कभी भी क्वेश्चन टैग के जो पहले सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। मतलब टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर यहाँ इज लिखा है तो आप यहाँ पे वॉज नहीं लिख सकते। ये प्रेजेंट है तो इसका क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ूँ मैं, तो देखिए यहाँ पे इज लिखा था। दूसरी बात सेंटेंस में आपको देखने की ज़रूरत क्या है कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अगर यह सेंटेंस जो हमारे सामने दिया है
ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इन दोनों की स्थितियां जो होती हैं वो विरोधाभास होती हैं। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको सेंटेंस पॉजिटिव दिखाई देता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होना चाहिए, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। बिल्कुल, मतलब अगर सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा है तो आपको क्वेश्चन टैग में नॉट लिखने की ज़रूरत है, और सेंटेंस में यदि नॉट पहले से दिया हुआ है, जैसा मैं आपको आगे के एग्जाम्पल्स में बताऊंगा, तो उस समय आपको क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में रखने की आवश्यकता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है कि सौरभ इज राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है, सो हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग में नॉट लगाने का काम करेंगे। एक छोटी सी बात फ्रेंड्स मैं यहाँ जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों को नहीं समझते, जिस वजह से एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और वही छोटी बातों को समझने की ज़रूरत है। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहाँ नॉट को फुल में नहीं लिखा जाता है। दैट मीन्स अगर मैं यह चाहूँ कि मैं इज़ नॉट करके यहाँ लिख दूँ तो ये ज़रूरी नहीं होता, ये लिखा नहीं जाता। उसका कारण मैं बता दूँ, नॉट एक एडवर्ब होता है और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, लेकिन चूंकि इस सेंटेंस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने का काम कर रहे हैं, उसके बाद नॉट लाने का काम कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को लाने का काम कर रहे हैं, तो कभी भी यदि सब्जेक्ट के पहले नॉट को लिखा जाएगा तो नॉट कभी भी फुल नहीं हो सकता। वो नॉट हमेशा हाफ में ही लिखा जाएगा, शॉर्ट में ही लिखा जाएगा, उसे कभी फुल में नहीं लिखा जाता है। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा कि आप पूरा इज़ नॉट लिखने का काम करिएगा, इससे हम इज़ंट लिखने का काम करेंगे। तो यहाँ पर इज़ंट हो जाएगा। इज़ंट के बाद आपको अगली चीज़ जो करनी है उसे समझने की फ्रेंड्स ज़रूरत है। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे सौरभ लिखा हुआ है। सौरभ जो एक नाउन है, इसे आप कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। सौरभ यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन आपको दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, इस बात को आप जानिए कि यह क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है। ये जो पार्ट यहाँ पे हमारा बच रहा है, यह क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को कभी भी आप नाउन के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप कभी भी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट को नाउन के रूप में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन ही होगा, वो कभी कोई नाउन नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जैसे यहाँ सौरभ लिखा है और सौरभ यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है, और ये चूंकि बॉय को बता रहा है, मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन टैग में ही लिखने का काम करेंगे। और फ्रेंड्स, यही हमारा इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, जो है इज़ंट ही। सौरभ इज राइटिंग अ लेटर का क्वेश्चन टैग होगा इज़ंट ही। इसलिए होगा क्योंकि यह सेंटेंस डिक्लेरेटिव है और यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो इज़ंट ही के रूप में रहेगा। मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फिर से मैं सारी चीज़ों को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, वे लोग मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं। अब मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि वे लोग मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, बल्कि मैंने कहा कि वे लोग मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं ना, वे लोग नहीं समझ रहे ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी समस्याओं को वो नहीं समझ रहे हैं ना। तो इसको क्वेश्चन टैग में रखने के लिए हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, फिर से सारे रूल्स को मैं समझाता हूँ, आप काफ़ी इत्मीनान से चीज़ों को समझिए। अगर आप अपने साथ एक कॉपी और पेन को रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप रूल्स को भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इस सेंटेंस का सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने की ज़रूरत है। तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है आर। तो आप यहाँ पे आर लिखने का काम करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि यह सेंटेंस चूंकि नेगेटिव में दिया हुआ है, यह सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए।
इसलिए आप यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक रूल है, इंग्लिश का एक रूल है कि यदि कोई भी सेंटेंस में नेगेटिव बात आ जाती है, नॉट नेवर जैसी चीज़ें आ जाती हैं, तो उसके साथ फिर से नॉट का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि मैथ्स के रूल्स के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर आप 2 बार नॉट लिखने का काम करेंगे तो सेंटेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिखने लगता है। जबकि आप हिंदी में करके देखिए तो आपको ना का प्रयोग एक ही बार करना है। जैसे दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, वे लोग मेरी समस्या नहीं समझ रहे हैं, ना नहीं बोलना है, वे लोग मेरी समस्या नहीं समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ नॉट दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ क्वेश्चन टैग में नॉट लाने का काम नहीं करेंगे और सीधे सीधे उसके बाद आप अपने प्रोनाउन को, जो यहाँ सब्जेक्ट में पहले से प्रोनाउन के रूप में दिखाई दे रहा है, आप उसे यहाँ लिखने का काम करेंगे। जब आप इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे आर दे, तो ये आपका सही क्वेश्चन टैग होगा। मैं फिर से बता दूं कि इसमें 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और वो 2-3 चीज़ें क्या हैं। पहली बात, टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस का जब भी हम ये क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन टैग बनाते समय टेंस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। सेकंड चीज़, आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ही आप क्वेश्चन टैग को लिखने का काम करेंगे। क्वेश्चन टैग में सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, मेन वर्ब से लेना देना नहीं होता है, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम नोट करने का काम करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग रखने का काम करेंगे। और तीसरी बात फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखनी है कि नाउन का यूज़ क्वेश्चन टैग में नहीं होना चाहिए। हम नाउन के जगह पर उसके लिए एक प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दूसरी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। हम अपने सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स देखने का काम करते हैं। एक दिक्कत क्या है कि जैसे हर टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है या हमें सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब मिल जाते हैं, लेकिन जैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता। मतलब ये कि सब्जेक्ट के साथ V1 होता है या फिर V1 के साथ जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ईएस जुड़ा रहता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब देखने का काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, 5-6 साल मुझे हो गए। 5-6 साल से मैं लगातार लोगों को, इंग्लिश बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक दिक्कत देखता हूँ कि हमें इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ा भी इधर उधर से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमारा दिमाग पजल्ड हो जाता है। उस कंडीशन में हम समझ नहीं पाते कि हम चीज़ों को क्या करें। तब मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को थोड़ा सा एक ट्रिक रखना चाहिए कि वो कैसे चीज़ों को इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए फ्रेंड्स मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करूं, थोड़ा सा आपको एक चीज़ याद करा दूं। और वो चीज़ क्या है, आइए देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ लिखा है दे राइट लेटर्स, वे लोग पत्र लिखते हैं ना, वे लोग पत्र तो लिखते हैं ना, पत्र लिखने का काम तो होता है ना। अब इसका क्वेश्चन टैग मुझे बनाना है, तो फ्रेंड इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सेंटेंस में सब कुछ दिया हुआ है और इस सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसका क्वेश्चन टैग ना बना पाऊँ। लेकिन क्या है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होने के कारण क्या होता है कि फ्रेंड्स समटाइम्स पजल्ड हो जाते हैं कि सर मैं क्या करूँ। अगर आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी है तो आप ये बात जानते हो कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू का यूज़ होता है। वो हेल्पिंग वर्ब जो उसके साथ आता है सिंपल प्रेजेंट में, इस यहाँ पर वो डू आता है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे डज लिखा होता, लेकिन चूंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डू लिखा हुआ है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ठीक है। आप इसके लिए क्या करो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई भी आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिखाई देता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देता, जैसा सिंपल प्रेजेंट में होता है, सिंपल पास्ट में ऐसा होता है, तो उसका एक तरीका है फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में
सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देती है और आप क्वेश्चन टैग बना रहे होते हो तो आप तुरंत बिना कुछ सोचे आप डोंट लिखने का काम करिए। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आपके साथ सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो और आप क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब में डू के अलावा कुछ और दिखाई दे। दैट मीन्स अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, जैसे कई बार होता है कि टेट में भी आता है 30 नंबर का इंग्लिश, पीआरटी में क्वेश्चंस आते हैं और भी एग्जामिनेशंस में आते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस करने का टाइम नहीं मिलता है और इससे क्वेश्चन आने ही होते हैं। तो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आप इन रूल्स पे काफ़ी ध्यान दीजिए कि सर अगर हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी तो मैं क्वेश्चन टैग बनाते समय वहाँ पे डोंट का यूज़ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे डोंट लिखा है। आपको कभी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो आपको हमेशा डोंट का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सब्जेक्ट दिया हुआ है जिसे हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाने का काम करेंगे और यहाँ पे डोंट दे लिखने का काम करेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी आसान है कि अगर कभी भी मुझे सब्जेक्ट के साथ V1 दिखाई देगा तो मैं अपने मन से बिना कुछ सोचे समझे मैं डोंट लिखने का काम करूँगा। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES जुड़ा दिखाई दे, ऐसा तब होता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने के कंडीशन में हमें V1 के साथ SES जुड़ा हुआ मिलता है। तो इस कंडीशन में आपको डोंट की तरह ही यहाँ पे डजंट लिखने का काम करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डजंट लिखने का काम करेंगे आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड की फिर कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया और आपका काम हो गया। जैसे मैं सेंटेंस आपको दिखाऊं, मैंने कहा सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। शी राइट्स अ लेटर। अब मुझे इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब मेरे साथ समस्या ये हो गई कि मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता, मुझे इंग्लिश में दिक्कत होती है। अब मैं सर क्या करूं? तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम आई कि सर यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब गिवन ही नहीं है। मैं तो हेल्पिंग वर्ब देखता था और इस तरह से सीधे सीधे क्वेश्चन टैग आराम से बनाता था, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं आपकी मदद करने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे V1 के साथ SES जुड़ा दिखाई दे, आप बिना कुछ सोचे यहाँ डजंट लिखने का काम करिए, आपका क्वेश्चन टैग सही हो जाएगा। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसे नोट करने का काम करिए। जैसे मुझे यहाँ राइट्स दिखा, मैंने सीधे डजंट लिखा और डजंट लिखने के बाद मैंने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पुट करने का काम किया और इसका क्वेश्चन टैग बन गया डजंट शी। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे हम चले। अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आपसे कराना चाहूँ तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ही प्लेज क्रिकेट, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ही प्लेज क्रिकेट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो काफ़ी आसान है। अगर आपको तुरंत यहाँ V1 में साथ SES दिखाई दिया, आप सीधे यहाँ पे डजंट लिखने का काम करेंगे। कुछ भी सोचना नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। जैसे ही आपको V1 दिखाई दिया और इसके साथ S जुड़ा हुआ है, आप बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे डजंट लिखने का काम करेंगे और उसके बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे जो कि हमारा यहाँ ही हो जाएगा। क्वेश्चन टैग फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता है जहाँ से हमारे लिए काफ़ी इजीली तरीके से 1 से 2 नंबर पाने का काफ़ी ज़्यादा मौका होता है कि हम क्वेश्चन इससे गेन कर सकें। अगर क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन टैग एक इजी चैप्टर है और आपको इसे करने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स एक रूल मैं आपको और समझाने का काम करता हूँ। जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो आई एम हैप्पी, तो मैं आपको ग्रामर का एक रूल समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर इन क्वेश्चन टैग हम कभी भी यह नहीं लिख सकते कि एमंट आई मैं समझाता हूँ वो कैसे। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था? एम था, तो मैंने यहाँ एम लिखने का काम किया। इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं था तो मैंने नॉट लिखने का काम किया और उसके बाद यहाँ पे आई लिखने का काम किया।
ये हमारा क्वेश्चन टैग हमें सही लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बताएं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन टैग में एम एंड आई को सही नहीं माना जाता है, ये फॉर्मेशन गलत मानी जाती है। तो ये एक लौता एक्सेप्शन है क्वेश्चन टैग का, जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन क्वेश्चन टैग एम एंड आई इज़ नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जब भी कोई क्वेश्चन आपको आई एम हैप्पी दिखाई के रूप में दिखाई दे, उस रूप में आपको समझ में आए दिखाई दे, तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको उस जगह पे हमेशा आरंट आई लिखने का काम करना चाहिए। क्वेश्चन टैग में कुछ बातों को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। सामान्य नियमों से कुछ नियम इस चैप्टर में ऐसे हैं जो अलग तरीके से पूछे जाते हैं और हमारे लिए समस्या बनते हैं, क्योंकि कहा गया है कि अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। लिटिल नॉलेज होने से काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर क्या है कि आई एम का कभी भी क्वेश्चन टैग एम एंड आई नहीं होगा, उसके जगह पे हम आरंट आई लिखने का काम करेंगे। यहाँ पर यह बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं पूरी बात को आपको समझा दूँ कि अगर ये लिखा होता कि आई एम नॉट हैप्पी और इसका क्वेश्चन टैग अगर हमें बताना होता, तो हम सीधे सीधे इस बात को काफ़ी ईजिली बता पाते कि सर यहाँ पर एमंट लिखा है तो एम होगा, क्योंकि नॉट यहाँ यूज़ हो चुका है। तो अब यहाँ पे नॉट आने की कोई बात ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं, तो यहाँ नॉट का यूज़ हम नहीं करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आगे चला जाए। इसके अलावा क्या है कि इस सेंटेंस में नॉट तो हमने छोड़ दिया, अब हमने यहाँ आई लिखने का काम किया। तो जब सेंटेंस में आई एम तो दिया हो लेकिन सेंटेंस नेगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें कभी भी वहाँ आर आई नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एम आई का यूज़ करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको अपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा। ये एकमात्र एक्सेप्शन है जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब एम होते हुए भी क्वेश्चन टैग बनाते समय एमंट का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी जगह पर आरंट आई का यूज़ करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस की। आइए मैं बात करता हूं इम्परेटिव सेंटेंस की। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। एक बात फ्रेंड्स मैं आपको समझा दूं, क्वेश्चन टैग के पहले जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस दो ही तरह का होना चाहिए, या तो डिक्लेरेटिव या इम्परेटिव। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई सेंटेंस पहले से क्वेश्चन में दिया हो और उसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाए तो भी क्वेश्चन में हो। दैट मीन्स कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नहीं बनाया जाता है। सेंटेंस या तो डिक्लेरेटिव होते हैं जैसा आपको ऊपर के सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, या सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं, और इसका अपना कुछ अलग रूल होता है। उस रूल को भी मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अभी सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं। जैसा आप जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो है ये अपने अंदर कंसिस्ट करता है ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, या फिर किसी एडवाइस को। ओके फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। When any sentence starts with verb, we should understand that this sentence is in imperative sentence. अगर हम किसी से ऑर्डर कर रहे हैं, किसी पर आज्ञा देने काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए हम कह रहे हैं तुम्हें ये कार्य करना है, तुम मना नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। अगर प्लीज़ का यूज़ किया जाए तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने की सलाह दी जाए कि भाई तुम्हें यह काम करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें उसके लिए जोर नहीं दिया है, अगर चाहो तो करो, तुम्हें करना चाहिए ये काम। ठीक है फ्रेंड्स, आइए मैं इसके क्वेश्चन टैग को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है कि फ्रेंड तुम दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग फिक्स्ड होता है कि यहाँ पर या तो विल यू होगा या फिर वॉन्ट यू होगा। अगर फ्रेंड्स आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो मैं आपको समझा सकता हूँ
कि विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में वोंट कहा जाता है। विल नॉट का मतलब वोंट से होता है, कई स्टूडेंट्स इसको वुडंट समझ लेते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। कभी भी वुडंट नहीं होता बल्कि वोंट होता है। इसका क्वेश्चन टैग विल यू भी हो सकता है और वोंट यू भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, सेंटेंस में तो नॉट की बात नहीं की गई, डोंट की बात नहीं की गई, तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमारा विल यू भी हो सकता है और वोंट यू भी हो सकता है। तो ये यस फ्रेंड्स हो सकता है। उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से कहा दरवाज़ा खोल दोगे, दरवाज़ा खोल दोगे, तो जब आपने यहाँ पे नॉट नहीं लिखा तो वहाँ पर क्या होगा, विल यू। सोचिए आप अपने जीवन में यूज़ करते हैं, इंग्लिश प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। आप घर पे भी बोलते हो पानी ला दोगे, मेरा ये काम कर दोगे। आप सामने वाले से जानना चाहते हो, तो आपने चूंकि नेगेटिव तो वो वर्ड नहीं बोला, आपने नहीं बोलने का काम तो नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन टैग भी बनेगा तो नॉट नहीं आएगा। लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते हैं पानी नहीं ला दोगे, दरवाज़ा नहीं खोल दोगे, मेरा यह काम नहीं कर दोगे। ये दोनों सेंटेंस चूँकि सेम सेंस देने का काम करते हैं, इसलिए यह रूल बनाया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंस में जब भी कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस पॉजिटिव रूप में किया जाएगा, फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह सेंटेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये इम्परेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही हम इस तरह का काम करेंगे। एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन नहीं दिया होता है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन देने का काम करेगा वो यहाँ पे लिखने का काम करेंगे। चूँकि इसमें हो रहा है कि तुम यह काम नहीं कर दोगे, मतलब इन फ्यूचर टेंस, दैट्स वाई यहाँ पर विल का यूज़ हो रहा है। और आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं उसके पहले यू सब्जेक्ट छुपा होता है। यू चूँकि लिसनर माना गया है तो यू छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी यू बनाने का काम किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, फैन बंद नहीं कर दोगे, फैन बंद कर दोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर इसका आंसर विल यू भी हो सकता है और साथ ही साथ इसका आंसर वोंट यू भी हो सकता है, क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि मुझे आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लग रहा होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आपको पूरा चैप्टर आपको काफ़ी डिटेल में देखने को मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सीरियसली इंग्लिश को समझना शुरू करिए। इंग्लिश को समझेंगे तो इंग्लिश काफ़ी आसान लगेगा और इंग्लिश समझने की ही चीज़ है, क्योंकि इंग्लिश प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। इसमें चीज़ों को उसके हिसाब से रखा गया है जो आपके जीवन में होते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैंने कहा डोंट डू दिस, तुम ऐसा नहीं करोगे ना, तुम ऐसा नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ डोंट लिखा है, तो डोंट डू दिस का हमें बनाना है क्वेश्चन टैग। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो फ्रेंड आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पर उसका क्वेश्चन टैग केवल विल यू होने का होता है। कभी भी डोंट से बने हुए इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू ही होगा। इसका कहने का मतलब मेरा ये हो गया फ्रेंड्स कि आप एज ए ट्रिक याद कर लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें डोंट से दिखाई देता है तो विदाउट एनी डाउट वी विल कंसीडर दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन टैग इज विल यू। ओके फ्रेंड्स, आगे मैं चलूँ तो मैंने कहा डोंट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता का अपमान नहीं करोगे ना, तुम कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं करोगे ना। फ्रेंड्स ये आपके एडवाइस को शो कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता को अपमानित नहीं करने को कहा जा रहा है कि माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए और तुम ऐसा नहीं करोगे ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, माता पिता का अपमान हमें कभी नहीं करना चाहिए। और इस सेंटेंस को आइए देखते हैं। तो इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पर भी आपको विल यू लिखने की ज़रूरत है।
फिर से मैं समझा दूं कि अगर आपको कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस दिखाई दे तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर विल यू का यूज होता है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव इम्परेटिव है तो आपको विल यू या वॉन्ट यू दोनों का यूज कर सकते हो। अगर सेंटेंस नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप केवल और केवल विल यू का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है लेट से संबंधित। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का काफ़ी रोल होता है। लेट से भी क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर लेट को सबसे पहले समझने का काम करते हैं कि लेट का मीनिंग होता है टू अलाउ। लेट मीन्स टू अलाउ, जहाँ पर व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए अलाउ करता है या फिर किसी कार्य को खुद करने के लिए अलाउ मांगता है कि क्या सर मैं ऐसा कर लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लेट से रिलेटेड दिखाई देता है और आपको उसका क्वेश्चन टैग बताना होता है तो उसका काफ़ी इजी तरीका है। अगर आपको कभी भी लेट्स दिखाई दे, लेट्स मतलब लेट अस, अगर आपको कभी भी लेट्स दिखाई दे तो ये हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में प्रपोजल को शो करता है, जहाँ पर व्यक्ति कहता है कि चलो ये काम करते हैं। तो अब क्या है, व्यक्ति क्वेश्चन टैग में ऐसे बोलेगा, हम लोग ये करेंगे ना, हम लोग गरीबों की मदद करेंगे ना, चलो गरीबों की मदद करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा यहाँ पर शैल वी का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन टैग में लेटस के लिए हमेशा एक ही क्वेश्चन टैग का यूज होता है जो कि शैल वी होता है। आइए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लेट्स एंजॉय द पार्टी, हम लोग एंजॉय करेंगे ना पार्टी को एंजॉय करेंगे ना हम लोग। तो जैसे ही आपको ये लेट्स दिखाई देता है, आप लेट्स के लिए क्वेश्चन टैग के रूप में हमेशा शैल वी का यूज़ करते हैं। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसका कोई नेगेटिव नहीं है। आपको याद रखना है कि जब भी हमसे एग्जाम में इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्वेश्चन टैग एकमात्र एक ही होगा जो हमारा शैल वी होने का होगा। इसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये लेट्स का मतलब होता है लेटस। लेटस का मतलब ये हुआ कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, इसलिए यहाँ पे हमें अस दिखाई दिया। अस को आप सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे, क्यों? क्योंकि अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है किसका, तो वी का। चूँकि ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और वी के साथ इंट्रोगेटिव है, आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लाओगे तो आप शैल लाने का काम करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई, रूल समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर आपको लेट के साथ कभी भी दिखाई दे कि हिम लिखा है, हर लिखा है, इट लिखा है, देम लिखा है, तो आपको, या फिर कोई नाम ही क्यों ना लिखा हो, आपको हमेशा क्वेश्चन टैग के रूप में आपको हमेशा विल यू का यूज करना होता है। क्वेश्चन टैग में आपको लेट का ये रूल समझने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप लोग इस रूल को याद करने का काम करो, उसे जानने का काम करो। आपको फिर किसी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्लास में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो से सब चीज़ें आराम से सीखते जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हर चीज़ क्लियर होती जा रही है कि लेट के साथ अगर अस दिखाई देगा तो शैल वी होगा, और यदि लेट के साथ हमें दूसरे प्रोनाउंस दिखाई देते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे, और या फिर कोई नाउन ही क्यों नहीं दिखाई देता, आपको हमेशा एक ही क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है जो कि विल यू है। इसमें एक पॉइंट मित्र मैं और आपको बताना चाहूँगा जो आपको जानने की ज़रूरत है, और वो पॉइंट क्या होता है कि समटाइम्स क्या होगा कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डांटता है, स्कॉल्ड करता है, डांट फटकार करता है, कहता है कि तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते ना, तुम अपनी बाइक नहीं यूज़ कर सकते ना, तुम अपना मोबाइल नहीं यूज़ कर सकते ना, मेरा क्यों यूज़ करो, अपना नहीं कर सकते ना, तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते ना।
अब यहां पर क्या है, शट योर माउथ। आपको एक सेंस समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। मैंने कहा कि तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते ना, सकते दैट मीन्स कैन। क्या आप अपना मुंह नहीं बंद रख सकते? तो जब आप इस तरह से किसी को कहते हैं तो ये हमेशा स्कॉल्ड को शो करता है, यहाँ पर ये डांट फटकार को शो करता है। और डांट फटकार वाले सेंटेंस का क्वेश्चन टैग विल यू नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक ही क्वेश्चन टैग होता है, वो होता है कांट यू। मैं आपको समझा दूँ कि इसके ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा यूज़ योर ओन बाइक, तुम अपनी खुद की बाइक नहीं यूज कर सकते ना, तुम अपनी चीजें नहीं यूज कर सकते। तो उस कंडीशन में जैसे ही यहाँ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डांटने का काम करेगा, स्कॉल्ड करने का काम करेगा, आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन टैग का यूज करना है, जो क्वेश्चन टैग आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, और वो है क्या, कांट यू। तो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने नोट में बना लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में सर जब भी डांट फटकार की बात होगी तो मैं वहाँ पे कांट यू क्वेश्चन टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये था हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसके अलावा हमें कुछ अदर रूल्स को भी जानने की ज़रूरत है, और उनके लिए आप एक हेडिंग बनाने का काम करिए, जहाँ पर आप लिखिए सम अदर रूल्स। मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसे मिसलेनियस रूल्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमसे कभी भी छूट गई तो हम एग्ज़ाम में पजल्ड हो सकते हैं, चैप्टर आने के बावजूद गलत कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, क्वेश्चन टैग में क्या है कि क्वेश्चन टैग में आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिखाई देते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस एक तरफ बाईं तरफ सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है, कुछ मिसलेनियस रूल्स जो हैं वो हमें काफ़ी परेशान करते हैं। और आइए सबसे पहले वाले रूल्स को देखा जाए तो वो रूल्स क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा दिस दैट की। सबसे पहली बात है दिस और दैट की। मैं इसके बारे में आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में दिस के बाद, जैसे मैंने कहा दिस इज़ योर पेन, आपको कभी भी अगर हेल्पिंग वर्ब दिखाई देता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मतलब एज अ सब्जेक्ट डील करते हैं जब हमें दिस के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देने का काम करता है। तो जैसे ही मैंने कहा दिस इज़ योर पेन और इस सेंटेंस का मुझे क्वेश्चन टैग बताना था, तो उस कंडीशन में आप ध्यान दें फ्रेंड्स कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज़ है। मैंने पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख लिया जाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़ है। दूसरी बात, ये सेंटेंस चूँकि पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी हम नॉट लगाने का काम करेंगे और इसे इज़न्ट लिखने का काम करेंगे। अब फ्रेंड आप इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब भी आपको दिस या दैट दिखाई देगा तो आप यहाँ पर इट लिखने का काम करेंगे। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी दिस दैट नहीं हो सकता, उसकी जगह पर इट लिखने का काम किया जाता है। तो इसी तरह सेंटेंस में आपको दिस इज से या दैट इज से जब चीज़ें दिखाई दें तो वहाँ पर आपको इजंट इट या फिर एज अ सब्जेक्ट इट का यूज करना चाहिए। दिस दैट के साथ हम इट का यूज करते हैं। उसी तरह अगर दिस और दैट के प्लूरल की बात की जाए तो दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रखा है, प्रोनाउन चैप्टर के बारे में हम जानते हैं, तो आपको पता है कि इट का प्लूरल दे होता है। इट चाहे किसी भी चीज़ को शो करे लेकिन वो सिंगुलर को शो करता है, और जब भी वस्तुओं की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो वहाँ पर इट के जगह पर दे का यूज़ किया जाता है। तो चूँकि दिस का दीज हो गया और दैट का दोज हो गया, इसलिए अब इट की जगह पर हम दे का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा कि दोज आर योर बुक्स, वो बुक्स आपकी हैं, तो उस कंडीशन में इस तरह के सेंटेंसेस में आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करो।
सेंटेंस में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज़ करिए, और उसके बाद आप दिस या दोस का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि उनके जगह पर आप दे का यूज़ करेंगे। आप इसे कॉपी में अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कर लीजिए और इस रूल को समझिए कि व्हेनेवर वी सी this that as a subject, that means demonstrative pronoun and helping verb comes after that, it is important to use it or they as a subject. Okay friends, इसमें एक चीज़ है जो समझने वाली है, और वो समझने वाली बात क्या है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो अपने घर पे बुक से प्रैक्टिस करते हैं। बुक में प्रैक्टिस करने पर क्या होता है कि मैंने पहले ही कहा कि अ लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैंने क्लास रोक दी, उस दिन मैंने क्लास कहा कि चलो आज क्लास यहाँ पे बंद करते हैं, आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल से क्लास फिर से देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि घर पे जाके जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो होता क्या है कि अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो कल बताया था उसके हिसाब से आंसर नहीं दे रहा। अब उसका रीज़न क्या होता है, इस पॉइंट पे आइए मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि दिस गर्ल कैन डांस, यह लड़की डांस कर सकती है, इस लड़की के अंदर क्षमता है कि ये डांस कर सकती है, और इसका क्वेश्चन टैग बताने को कहा गया। अब होता क्या है कि हमें ये लगता है कि सर ने कल क्लास में कहा था कि दिस दैट के बाद कभी भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे या दिस दैट आपको दिखाई दे तो आपको इट का यूज़ करना है। तो वो क्या करते हैं कि दिस को देखते ही यहाँ पे इट का यूज़ कर लेते हैं, जो कि रॉन्ग है फ्रेंड्स। अब देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि पहले सेंटेंस में आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखाई दे रहा था जहां पर इसके बाद इज लिखा था, जबकि इस सेंटेंस में ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि इसके बाद नाउन दिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो वो सब्जेक्ट का कार्य करता है और वो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में भी दिखाई देता है, लेकिन जब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में लेके चलते हो तो उसके बाद नाउन आता है, और नाउन आने के कारण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट कभी लिया नहीं जाता है, कभी भी उसे एज अ सब्जेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता। मतलब ये कि अगर इस सेंटेंस में मुझसे कोई पूछे कि दिस इज़ योर पेन में सब्जेक्ट कौन है तो मैं दिस बोलूँगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे वाले सेंटेंस में कोई मुझसे कहे कि सर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है तो मैं कभी भी इसका नाम नहीं लूँगा बल्कि मैं गर्ल को सब्जेक्ट रखूँगा, क्योंकि गर्ल यहाँ पे नाउन है और नाउन या प्रोनाउन ही किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे गर्ल को कंसीडर करोगे। आइए मैं इसका क्वेश्चन टैग अगर देखने का काम करूं तो मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया तो कैन लिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को कंसीडर करेंगे तो कैन हो गया। उसके बाद ये सेंटेंस फिर से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो क्वेश्चन टैग में यहाँ पे कांट का यूज हो जाएगा, और उसके बाद मैं दिस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ना लाकर मैं गर्ल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को कंसीडर करूंगा और इसका आंसर कांट शी होगा, ना कि इसका आंसर कांट इट होगा। फ्रेंड्स, आपको पूरी बात काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, काफ़ी आप वीडियो को भी एंजॉय कर रहे होंगे, और साथ ही आज आपका क्वेश्चन टैग को लेके हर डाउट, हर परेशानी, हर दिक्कत आज समाप्त हो रही होगी। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, मैंने वीडियो देखा तो मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हुई, कैसे इंग्लिश काम करता है, कैसे ये चैप्टर में चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही समझने वाली चीज़ है फ्रेंड्स। कभी भी आप किसी भी वीडियो को छोटे रूप में देखते हो या कभी भी बढ़ा के देखते हो या आप उसे बहुत डिटेल में नहीं देखते, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आप गलती करते हो। इसलिए क्योंकि हम कुछ पॉइंट्स को तो समझ लेते हैं, लेकिन जब अंदर से क्वेश्चन आता है तो हम उससे क्वेश्चन नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होती ही नहीं। क्वेश्चन टैग का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को देख लिया, नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिया, ये नॉट है तो नहीं लगाया और सब्जेक्ट लिख दिया। नहीं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को आपको समझने की ज़रूरत है।
ये रूल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। आप इसे हमेशा ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि कभी भी ये क्वेश्चन गलत ना हो। मैं इस पर आपको कुछ एग्जांपल्स करा दूं, मैं समझा दूं आपको। जैसे मैंने कहा दैट इज़ योर ब्रदर। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अगर मुझे बताना हो तो मैं काफ़ी ईजिली तरीके से बता सकता हूँ कि सर इसका क्वेश्चन टैग होगा इजंट इट। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इजंट इट। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि दैट बॉय इज नॉट इंटेलिजेंट, वह लड़का इंटेलिजेंट नहीं है, और मुझे इसका क्वेश्चन टैग अगर बताना हो तो मैं इसका क्वेश्चन टैग बताऊंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इज, नॉट दिखा है इसलिए नॉट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर दैट को नहीं कंसीडर करूँगा बल्कि इसके बाद आए हुए नाउन को कंसीडर करूँगा, और बॉय के हिसाब से प्रोनाउन जो लाऊंगा वो ही लिखने का काम करूँगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये पॉइंट भी सारे पॉइंट्स की तरह क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ अगले पॉइंट की तरफ, अगले चीज़ों को समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी तरह क्या होता है कि जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउन से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहले तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये हो गया। इसी को अगर आप थिंग्स के रूप में देखो तो आपको एवरीथिंग दिखाई देगा, समथिंग दिखाई देगा, नथिंग दिखाई देगा और आपको एनीथिंग दिखाई देगा। आप इनका क्वेश्चन टैग बनाते समय हमेशा एक बात को ध्यान देना, इंडेफिनिट प्रोनाउन को ग्रामर के किसी भी चैप्टर में, चाहे वो प्रोनाउन का चैप्टर हो, चाहे वो आपका एडजेक्टिव का चैप्टर कहीं पर आता है या सिंटैक्स में कहीं भी हम देखते हैं, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, उसे सिंगुलर के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझने की बात है कि अगर कभी भी किसी सेंटेंस में एवरीवन, समवन, नोवन या एनीवन दिया हुआ हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इन सबका सब्जेक्ट जो मैं ऊपर के लाइन में लिखा हूँ वो हमेशा दे होता है। यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इन क्वेश्चन टैग द सब्जेक्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन विल बी व्हाट? दे। एंड द नेक्स्ट थिंग, इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो इसके क्वेश्चन टैग में आप सब्जेक्ट इट के रूप में रखने का काम करते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा सब लोग आए हैं ना, एवरीवन इज प्रेजेंट। सब लोग आ तो गए हैं ना भाई, वीडियो बनाने जा रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स आ तो गए हैं ना, बात को समझ तो रहे हैं ना, चीज़ें तो कंसीडर तो कर रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, सब लोग आ गए तो है ना। अब इस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाने की हमें ज़रूरत है, तो आइए हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस सेंटेंस में इज को पहले लिख दोगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कुछ बातों को फ्रेंड्स आपको चैप्टर में ध्यान रखना पड़ता है। हर चैप्टर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लुक इनटू करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए बताता हूँ मैं कैसे। जैसे एवरीवन को हमेशा दे के रूप में कंसीडर करना है, तो हमने एवरीवन देखा तो हमने इसका क्या रख दिया, दे रख दिया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आप देखिए, जब मैंने यहाँ पर दे लिखने का काम किया तो अगर मैं इसके साथ इज का यूज़ करूँगा तो ये गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि दे के साथ इज होना चाहिए, एम होना चाहिए कि आर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, आपका भी मन में जो बातें आई हैं आपके मन में बिल्कुल सही है कि इज नहीं बल्कि इसके साथ इसका यूज होना चाहिए, आर का यूज होना चाहिए। ये बात समझने वाली है कि दे के साथ कभी भी इज नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो दे के साथ इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। और दूसरी बात ये कि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे नॉट आएगा।
आपको हमेशा फ्रेंड्स ये बात ध्यान देनी है कि कभी भी आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे और इसके सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज़ करेंगे। आर आएगा दे के अकॉर्डिंग, बिकॉज द क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो दे है, तो हेल्पिंग वर्ब इसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पर नॉट भी लाएंगे क्योंकि मेरा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को थोड़ा नेगेटिव में दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि नो वन वॉज प्लीज्ड देयर, वहाँ कोई खुश नहीं था ना, जहाँ हम गए थे वहाँ कोई खुश नहीं था ना, कोई खुश नहीं लग रहा था। अब इस सेंटेंस में सामने वाला व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है वहाँ कोई खुश तो नहीं था ना। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब इस सेंटेंस में आप देखिए तो नो वन जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका नेगेटिविटी को शो कर रहा है। दैट मीन्स इस सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में नॉट का यूज नहीं होगा। सबसे पहली बात क्या है कि आपको चूंकि नो वन दिखाई दे रहा है इसलिए यहाँ क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, तो दे होगा। बिल्कुल सही, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मैंने पहले ही बताया है कि एवरी वन, समवन, नो वन, एनी वन जब होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर ये पास्ट में है और वॉज लिखा है तो टेंस मैंने पहले ही लाइन में जब कहा था, इस वीडियो को शुरू में ही कहा था मैंने कि आपको हमेशा क्वेश्चन टैग में जो टेंस है उसको चेंज नहीं करना है। मतलब अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में होगा, सेंटेंस अगर पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होगा, सेंटेंस अगर फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग को उसके अकॉर्डिंग हम रखने का काम करेंगे, फ्यूचर में ही रखने का काम करेंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। यहाँ पर दे है और यहाँ पे से पहले वर होगा। क्यों? क्योंकि दे के साथ वॉज नहीं आता बल्कि दे के साथ वर आता है, तो वर दे लिखने का काम करेंगे। और साथ भी बीच में यहाँ नॉट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ ये सेंटेंस पहले से नेगेटिव है तो यहाँ नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से क्लियर करके लिख दूँ कि यहाँ पे वर दे विल बी द राइट आंसर because sentence is negative, sentence is in past tense, so that's why we are using they and were in the sentence and not as not using in the sentence because the sentence is actually in past a negative sentence. Okay friends, इसके अलावा आपको एक बात मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। थर्ड रूल जो कि मेरा लास्ट रूल है, उस रूल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट, ये एक पॉइंट की बात है जिसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर कभी भी कोई आपको सब्जेक्ट ऑफ से जुड़ा दिखाई देता है, मतलब ये कि जैसे मैंने कहा ऑल ऑफ अस, नन ऑफ यू, ईच ऑफ देम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपको कभी भी सेंटेंस में चीज़ें दिखाई देती हैं तो आप इनका क्वेश्चन टैग कैसे रखोगे। जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट, हम सभी लोग प्रेजेंट हैं ना, हम सभी लोग आ तो गए हैं ना। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाते समय आपको फ्रेंड्स ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आर का यूज़ करोगे, उसके बाद सेंटेंस जो कि नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव का यूज़ करोगे, और उसके बाद इस पूरे सब्जेक्ट को लेकर आप इसके बाद के प्रोनाउन को कंसीडर करने का काम करोगे। चूँकि अस ऑब्जेक्टिव केस है वी का, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा आरंट वी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूँ तो जैसे मैंने कहा ईच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, उन सब में सभी लोग, उन सब में प्रत्येक लोग करेक्ट नहीं है ना, उन जितने लोग बैठे हैं उन सभी लोगों में हर किसी ने सही बात नहीं की है ना। इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस में इज लिखा है लेकिन हमारा प्रोनाउन क्या है, देम है, तो उस कंडीशन में पहले दे लिखने का काम करेंगे। सब्जेक्ट को पहले लिख लेना अच्छा होता है, उसके बाद यहाँ दे हो जाएगा, दे के साथ हम आर का यूज़ करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर नॉट को लिखा नहीं जाएगा क्योंकि सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर क्वेश्चन टैग, जहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन टैग के सारे रूल्स को बताया और समझाया कि कैसे आप एग्ज़ाम में इसे कर सकते हो। फ्रेंड्स इसी तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए और आगे मैं तमाम चैप्टर्स के सारे ग्रामर के चैप्टर को, इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर को मैं बनाता रहूँगा, मैं आपको बताता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।